हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने मास क्या होता है, कितने टाइप का होता है स्टडी कर लिया था, यानी इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी कैन बी फाइंड आउट। बॉडी का इनर्शियल मास कैसे फाइंड किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ inertial mass. Inertial mass is measured with the help of inertial balance. inertial mass को किससे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? इनर्शियल बैलेंस द्वारा। इनर्शियल बैलेंस होता कैसा है? इसमें मेटल की दो स्ट्रिप्स होती हैं जो एक पैन के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे ये पैन है, ऐसे एक पैन, मान लो जो डिब्बा है ऐसे एक पैन, और एक मेटल की स्ट्रिप, जैसे ये इंच पटरी है आपकी, मेटल की है, इस तरह से वाइब्रेट कराएंगे तो वाइब्रेट करेगी। यहाँ एक स्ट्रिप लगा दीजिए और एक स्ट्रिप यहाँ, और दोनों को कस दीजिए स्क्रू द्वारा, तो दो स्ट्रिप ऐसे लग गए। और इसके बाद इनके एंड्स को, जो दूसरा एंड है, ये एंड है, इसे किसी सॉलिड सपोर्ट से बांध दीजिए, कांटी मार दीजिए, पिन कर दीजिए या बांध दीजिए, कैसे भी। यानी ये दो स्ट्रिप्स लगी होती है और ये पैन होता है, जिस इस तरह से ये स्ट्रिप्स लगी होती है, यहाँ से किनारे से ऐसे दोनों तरफ लगी होती है, इधर भी और इधर भी। और इसे ले जाके कहीं फिक्स कर देते हैं, मेटेलिक स्ट्रिप्स को कहीं टेबल वगैरह में फिक्स कर देते हैं। इस तरह से यहाँ दो मेटेलिक स्ट्रिप्स, एक इधर, स्ट्रिप माने पत्ती मेटल की बनी होती है, एक इधर से और एक इधर से लगे होते हैं। अब जिस बॉडी का मास हमें निकालना होता है, यानी ये आपका एक स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, और यहाँ एक पैन लगा होता है, इस तरह से पैन है, ये पैन है, यह मेटल स्ट्रिप है। और इन्हें किसी रिजिड सपोर्ट से क्या करते हैं, बांध देते हैं, फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि इस स्ट्रिप का जो, अब इसे इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली ऐसे खींच के ऐसे छोड़ देते हैं, तो यह ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगेगा मेटल स्ट्रिप। तो सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड मास ले लेते हैं, और एक रूल है, द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। टाइम पीरियड माने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लिया गया टाइम, is directly proportional, the square of time period of the vibration is directly proportional to the mass of the strip, mass of the pan। ये जो मास यहाँ रखा है, यहाँ जो मास रखेंगे इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अब सबसे पहले यानी T इक्वल टू कोई कांस्टेंट रख दीजिए, K इंटू एम। अब सबसे पहले नॉन वैल्यू का कोई मास हो, जिसका मास आपको पता हो, उस मास को यहाँ रख देते हैं। तो T इक्वल टू के एम नॉट, जहाँ एम नॉट क्या है, स्टैंडर्ड मास है, जो आपको पता है ऑलरेडी। इसके बाद इसमें अननोन मास रख देते हैं, जिसका मास आपको निकालना होता है। फिर ये T1 है, ये T2 मान लीजिए, के एम, और एम
नॉट क्या है? स्टैंडर्ड मास, जो नोन होता है। और यम क्या है? ये नोन है। और यम क्या है? अननोन मास, जिसे हमें क्या करना है? निकालना है। अब इसे वाइब्रेट करा के वाइब्रेशंस की सहायता से T1 T2 का मान पता चल जाएगा। तो इक्वेशन 2 हो गया 1। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू यम नॉट अपॉन यम। अब आपको T1 पता है, T2 पता है, यम नॉट पता है, तो यम का मान क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से इनर्शियल बैलेंस की सहायता से इनर्शियल मास को फाइंड कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल मास का जब मेजरमेंट करते हैं ग्रेविटेशनल मास का मेजरमेंट किसके द्वारा करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस द्वारा, या फिजिकल बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या कैसा होता है? इसमें एक इस तरह से बॉक्स होता है, यहां पे दिखाई दे, और यहां इस तरह से स्केल बना होता है। इसमें यहां एक हुक लगा होता है, किसी चीज से टांग देते हैं इसको, और यहां एक स्प्रिंग इससे जुड़ी रहती है, जिससे एक पॉइंटर लगा होता है ऐसे। एक हुक नीचे लगा होता है। अब जिस चीज का वेट हमें मेजर करना होता है, उसे यहां हुक में हम लटका देते हैं। तो जब हुक में लटकाते हैं तो स्प्रिंग फैल के नीचे जाता है। तो ये जो पॉइंटर बना होता है या स्केल पर ऐसे सरकता है, ऐसे जिस पॉइंट पे जाके ठहर गया वही उसका मास मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल मास मान लेते हैं। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा। इस तरह से इनर्शियल मास का और ग्रेविटेशनल मास का मेजरमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया। अभी अब न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ चीज़ें पहले आप प्रीवियसली जान लीजिए। जो लोग देर से वीडियो देख रहे हैं, पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पहला वीडियो देख लें। पहला दूसरा वीडियो जो भी वीडियोज गए हैं, हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं बता दिया था। 2 प्रकार की, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? डायमेंशंस। फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस या टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस,
ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनकी यूनिट आपने लेंथ की यूनिट क्या पढ़ा था? मीटर पढ़ा था, मास का केजी पढ़ा था, टाइम का सेकंड पढ़ा था, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला और इसका मोल पढ़ा था आपने। ये प्रीवियसली आपने पढ़ लिया। इन्हीं को डायमेंशनल नोटेशन में जब हम डिनोट करते हैं तो लेंथ का डायमेंशनल नोटेशन कैपिटल एल है और बड़े ब्रैकेट में इसे बंद कर देंगे। मास का कैपिटल एम है इस तरह से, टाइम का कैपिटल टी है, करंट के लिए ए ही है, टेम्परेचर के लिए के या थीटा है। बाकी इनके डायमेंशनल नोटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका CD लिख देते हैं, इसका मोल। इन नोटेशंस को डायमेंशनल नोटेशन कहते हैं बच्चों। यानी लेंथ के लिए यल, मास के लिए यम, टाइम के लिए टी, करंट के लिए एम्पियर ए, और उसे बिगर ब्रैकेट में क्या करते हैं? बंद करते हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब आपको जैसे किसी का डायमेंशन लिखना है, मान लिया किसका लिखना है आपको? फोर्स का। तो सबसे पहले फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ये फोर्स की यूनिट होती है। अब इससे डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो केजी के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा? यम। केजी किसकी यूनिट है? मास की, तो यम। यम किस, यहां क्या है? मीटर। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, तो डायमेंशन में लेंथ के लिए क्या है? यल। सेकेंड पे पावर -2, सेकेंड किसके लिए यूनिट है? टाइम के लिए। और टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है? टी। पावर कितनी है बच्चों? -2 पावर है, यहां -2। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बन गया, यम एल टी टू द पावर -2। क्लियर? अगर आपको मान लिया स्पीड का लिखना है तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकेंड पे -1। मीटर का डायमेंशनल नोटेशन क्या है? यल। और टाइम का क्या है? सेकेंड टाइम की यूनिट है, टाइम की यूनिट सेकेंड है, टी पे -1। एक्सीलरेशन लिखना है तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर सेकेंड टू द पावर -2। अब मीटर के लिए यल और सेकेंड के लिए टी, यल टी टू द पावर -2। इस तरह से अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता है तो उसके डायमेंशनल फार्मूला को आप लिख लेंगे। और स्टूडेंट्स, अब तो हर चैप्टर में, जिस भी चैप्टर में कोई यूनिट या किसी फार्मूले का डेरिवेशन कराया जाएगा उसमें उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। यूनिट के साथ डायमेंशनल फार्मूला भी लिखेंगे। इस तरह से पूरे 11th और पूरे 12th कोई ऐसा चैप्टर और कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं होगा जिसमें इसका उपयोग नहीं होगा। इस तरह से जो जो क्वांटिटीज आप जानते हो उनके डायमेंशनल फार्मूले को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एनर्जी, वर्क, पावर, इन सब के डायमेंशंस को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब डायमेंशंस क्या होते हैं
डेफिनीशन dimensions are the powers. Dimensions are the powers which are raised on the fundamental units to find the unit of any डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को लिखने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर लगाते हैं, जो पावर रेज करते हैं, उसी को डायमेंशन कहते हैं. जैसे मान लिया फोर्स. अब फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है यम, यहां देखिए यल टी टू द पावर -2. तो यहां मास में पावर कितना है? 1 है. लेंथ में पावर कितना है? 1 है. और टाइम में पावर कितना है? -2 है. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स, डायमेंशन ऑफ मास इक्वल टू 1, पावर कितना है? 1 है. डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना है? 1. और डायमेंशन ऑफ टाइम -2. यानी फोर्स के यूनिट में मास का डायमेंशन 1 है, टाइम का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन -2 है. मीन्स डायमेंशंस क्या हो गई? डायमेंशंस आर द पावर्स which are raised on the fundamental units to write the unit of any derived quantity. और ये पूरा जो लिखा आपने, इसे डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस, डायमेंशनल नोटेशन सब क्लियर हो गए? ओके स्टूडेंट्स.